मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बात कर रहे थे एलिमेंट्री कैनाल के सबसे पहले पार्ट बकल कैविटी में डाइजेशन के बारे में, और उसी क्रम में हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था रेगुलेशन ऑफ स्लाइवरी सिक्रीशन, यानी कि लारीय स्त्रवन का नियमन किस प्रकार से हमारे शरीर में हुआ करता है। आज हम देखेंगे मुख गुहिका के आगे के जो भाग हुआ करते हैं, यानी कि ग्रसनी, ग्रासनाल और आमाशय में किस प्रकार से जो पाचन की क्रिया हुआ करती है वो किन किन एंजाइमों के माध्यम से किस प्रकार से संपन्न हुआ करती है। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं फेरिंक्स और ईसोफेगस में। हम जानते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो सबसे पहला पार्ट है वो माउथ यानी कि मुख हुआ करता है, जो केवल एक ओपनिंग हुआ करती है जिससे केवल भोजन को प्रवेश कराया जाता है। मुख के बाद दूसरा जो पार्ट हुआ करता है मुख गुहिका, मुख गुहिका के बाद ग्रसनी और ग्रासनाल भाग आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रसनी के बारे में। तो ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों का एक कॉमन पार्ट हुआ करता है। जिस जगह पर फेरिंग्स के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वो पार्ट जो है फेरिंग्स के अंदर कहलाता है फेरेंजियल काइज्मा। दूसरा जो पार्ट हमारे पास है जिसके बारे में हमें देखना है वो है कौन? ईसोफेगस। तो ईसोफेगस एक लंबी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हुआ करती है जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं फूड पाइप, और ये ट्रैकिया के ठीक पीछे की ओर जो है वो उपस्थित हुआ करती है। इन दोनों पार्ट के अंदर यानी कि फेरिंग्स के अंदर और ईसोफेगस में किसी भी टाइप का डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन नहीं हुआ करता है। तो इन दोनों पार्ट से किसी भी टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन नहीं हुआ करता है, इसलिए यहां पर किसी भी टाइप की डाइजेशन की प्रोसेस परफॉर्म नहीं हुआ करती है। पर यह ध्यान रखें कि स्लाइवा के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे वो फूड के अंदर तब तक रोल प्ले करते रहते हैं, यानी कि डाइजेशन की प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं जब तक कि वो फूड स्टमक के अंदर नहीं पहुंच जाता। यानी कि फूड जब फेरिंग्स में और जब ईसोफेगस में होता है तो स्लाइवा के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हुआ करते हैं वो अपना रोल प्ले करते रहते हैं। तो फेरिंग्स और ईसोफेगस जो पार्ट हुआ करता है इससे केवल म्यूकस का सिक्रीशन हुआ करता है। तो यहां से केवल किसका? म्यूकस का सिक्रीशन हुआ करता है, जो यहां पर जो फूड हुआ करता है उस फूड को सॉफ्ट फ्लेक्सिबल बनाता है, साथ ही एलिमेंट्री कैनाल में आगे की ओर ट्रांसफर करने में भी रोल प्ले करता है। इसके बाद फूड जो है वो एंटर करता है स्टमक के अंदर। तो नेक्स्ट अपन जो है वो देखते हैं डाइजेशन की प्रोसेस स्टमक के अंदर जो है वो किस तरीके से परफॉर्म हुआ करती है। तो नेक्स्ट है अपने पास डाइजेशन इन स्टमक। सबसे पहले हम देखते हैं स्टमक की स्ट्रक्चर को। तो स्टमक के अगर स्ट्रक्चर को अपन देखें तो स्टमक कौन सी शेप का होता है? जे शेप का हुआ करता है। कहां प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी में। ओके, एब्डोमिनल कैविटी वाला पार्ट कौन सा है? जहां तक डायफ्राम प्रेजेंट हुआ करता है उससे ऊपर तक का पार्ट थोरेसिक कैविटी, और डायफ्राम के नीचे का जो पार्ट हुआ करता है वो एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी में भी कहां प्रेजेंट होता है? बॉडी के लेफ्ट साइड के अंदर प्रेजेंट हुआ करता है, क्योंकि राइट साइड के अंदर कौन है? राइट साइड के अंदर लीवर प्रेजेंट हुआ करता है। तो लेफ्ट साइड के अंदर जो है वो कौन प्रेजेंट होता है? स्टमक जो है वो प्रेजेंट हुआ करता है। स्टमक की स्ट्रक्चर को देखें तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर 3 पार्ट्स प्रेजेंट हुआ करते हैं, और ये जो 3 पार्ट हुआ करते हैं कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पार्ट जो होता है
वो कहलाता है कार्डियक पार्ट, सेकंड पार्ट फंडिक, और थर्ड पार्ट पाइलोरस या पाइलोरिक पार्ट कहलाता है। तो स्टमक जो हुआ करता है वो अपने स्ट्रक्चर में 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक पार्ट। इसको अगर अपन डायग्राम से देखते हैं तो ये इसोफेगस है, इस इसोफेगस से ये जे शेप की स्ट्रक्चर जो अटैच हुआ करती है ये होती है स्टमक। ओके, इसोफेगस और स्टमक जहां एक दूसरे के साथ अटैच हुआ करते हैं वहां पर सर्कुलर मसल्स से फॉर्म स्फिंक्टर्स प्रेजेंट हुआ करते हैं। तो ये स्फिंक्टर्स होते हैं जो फूड के बाई डायरेक्शनल फ्लो के लिए, यानी कि इसोफेगस से स्टमक में और स्टमक से वापस इसोफेगस में, दोनों डायरेक्शन के यानी बाई डायरेक्शनल फ्लो करने के अंदर रोल प्ले करते हैं। ये किसके बने हैं? ये बने होते हैं सर्कुलर मसल्स के। अब स्टमक के अंदर जो 3 पार्ट हुआ करते हैं, इन 3 पार्ट के अंदर स्टमक का वह पार्ट जो इसोफेगस से डायरेक्टली अटैच हुआ करता है वह हुआ करता है कार्डियक पार्ट। स्टमक का वो पार्ट जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम के साथ अटैच हुआ करता है वो होता है कौन सा पार्ट? पाइलोरिक पार्ट। और कार्डियक और पाइलोरिक के बीच का स्टमक का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता है वो प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं फंडिक पार्ट। ओके, तो स्टमक जो कि जे आकार का बॉडी के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, अपने स्ट्रक्चर में 3 पार्ट के अंदर डिवाइड हुआ करता है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक पार्ट। कार्डियक पार्ट इसोफेगस के साथ अटैच हुआ करता है, पाइलोरिक पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ड्यूडिनम पार्ट हुआ करता है उसके साथ अटैच हुआ करता है, और कार्डियक और पाइलोरिक के बीच में जो स्टमक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता है जिसको हम फंडिक पार्ट कहते हैं। ओके, स्टमक के अंदर ये जो तीनों पार्ट हुआ करते हैं, इन तीनों पार्ट में अप्रोक्स 3,50,000 के आसपास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट हुआ करती है। और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हुआ करती है यही गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करती है। तो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन जो है वो किससे होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से, और जो अप्रोक्सीमेट कितनी होती है? 3,50,000 के आसपास हुआ करती है। इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के बेस के ऊपर इनको 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। तो अपन कौन कौन सी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हुआ करती हैं उनको उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बेस के ऊपर स्टडी करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बेस के ऊपर अपन देखें तो अपन ने स्टमक के अंदर 3 पार्ट देखे थे। फर्स्ट पार्ट था कार्डियक, दूसरा फंडिक और तीसरा पाइलोरिक। तो कार्डियक भाग के अंदर जो प्रेजेंट हुआ करती है वो कहलाती है कार्डियक ग्लैंड्स। ओके, तो सबसे पहली जो ग्लैंड्स है वो हमारे पास कौन सी है? ध्यान रखना, हमने इनको डिस्ट्रीब्यूशन के बेस के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बेस के ऊपर कार्डियक पार्ट के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट हुआ करती है वो क्या कहलाती है? कार्डियक ग्लैंड्स कहलाती है। तो कार्डियक ग्लैंड्स जो है वो कहां प्रेजेंट होती है? स्टमक के कार्डियक पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। इन ग्लैंड्स को अगर इनके स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर देखें तो ये कैसी होती है? एकल यानी कि सिंगल, या ट्यूबुलर यानी कि नलिकाकार प्रकार की हुआ करती है। तो एकल नलिकाकार प्रकार की हुआ करती है। कौन सी ग्लैंड्स? कार्डियक ग्लैंड्स। इन कार्डियक ग्लैंड्स के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट हुआ करती है, अगर उनकी सेल्स की स्ट्रक्चर को अगर अपन देखें तो सेल की जो स्ट्रक्चर हुआ करती है वो हुआ करती है स्तंभाकार पर साथ ही कणिकीय प्रकार की। तो कार्डियक सेल्स, कार्डियक ग्लैंड्स की जो सेल्स हुआ करती है वो कैसी होती है? स्तंभाकार और कणिकीय प्रकार की हुआ करती है। स्तंभाकार आप जानते हैं कि इसमें सेल इस तरीके से लॉन्ग हुआ करती है और इनमें न्यूक्लियस जो हुआ करता है वो बेसल पार्ट के ऊपर प्रेजेंट हुआ करता है। यहां कणिकीय से तात्पर्य क्या है? कणिकीय यानी कि ग्रेनुलर। ओके, यह है कॉलुमनर ग्रेनुलर टाइप की। तो ये कॉलुमनर ग्रेनुलर टाइप की सेल्स जो है
तो ग्रेनुलर का मीन क्या है? ग्रेनुलर का मीन है कि इनका जो साइटोप्लाज्म हुआ करता है उसमें ग्रेनुल्स लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रेजेंट हुआ करती है। इनके अगर फंक्शन की बात करें तो इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है म्यूकस का सिक्रीशन करना। किसका सिक्रीशन करती है? म्यूकस का सिक्रीशन करना इनका रोल हुआ करता है। दूसरी टाइप की जो सेल्स हमारे ग्लैंड्स हमारे पास हुआ करती है वो कहलाती है फंडिक ग्लैंड्स। तो दूसरी जो ग्लैंड्स हमारे पास है वो क्या कहलाती है? फंडिक ग्लैंड्स। सबसे पहली बात कहां पाई जाएगी? फंडिक पार्ट में। कहां पाई जाएगी? फंडिक पार्ट में। तो कार्डियक ग्लैंड सेल्स जो थी वो कार्डियक पार्ट में प्रेजेंट थी। फंडिक ग्लैंड सेल्स जो है वो कहां प्रेजेंट है? फंडिक पार्ट में प्रेजेंट है। इनके अंदर ग्लैंड्स के टाइप को अगर अपन देखें तो इनमें ग्लैंड्स का टाइप जो होता है वो होता है जटिल नलिकाकार प्रकार का। जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स, नलिकाकार यानी कि ट्यूबुलर। कार्डियक ग्लैंड्स के अंदर अपन ने देखा था कि कार्डियक ग्लैंड जो थी वो एकल नलिकाकार प्रकार की थी, बट फंडिक ग्लैंड जो है वो कौन से प्रकार की है? जटिल नलिकाकार यानी कि कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की हुआ करती है। टाइप्स ऑफ सेल को देखें तो कार्डियक ग्लैंड्स के अंदर जो सेल्स का टाइप था वो था कॉलमनर ग्रेनुलर टाइप की यानी कि स्तंभाकार कणिकीय प्रकार की। परंतु जो फंडिक ग्लैंड्स हुआ करती है इसमें सेल्स जो हुआ करती है वो केवल कॉलमनर यानी कि स्तंभाकार प्रकार की हुआ करती है। ओके, ये जो फंडिक पार्ट है मैंने आपको बताया था स्टमक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो है एक्सोक्राइन नेचर की यानी कि बहिस्रावी प्रकार की कुछ कोशिकाएं पाई जाती है। उनको पहले स्टडी करते हैं। जो इसके अंदर एक्सोक्राइन प्रकार की जो सेल्स प्रेजेंट हुआ करती हैं, जो कि कौन से प्रकार की है? एक्सोक्राइन टाइप की हुआ करती है। उनको अगर स्टडी करें तो इसके अंदर एक पाई जाती है म्यूकस नेक सेल्स। तो नाम से पता चल रहा है म्यूकस नेक सेल्स क्या करेगी? म्यूकस का सिक्रीशन करती है। दूसरी जो इसके अंदर पाई जाती है सेल्स वो कहलाती है चीफ और जाइमोजन सेल्स। तो चीफ और जाइमोजन सेल्स जो हुआ करती है ये सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स हुआ करती है। क्यों? क्योंकि ये सिक्रीशन करती है पेप्सिन का, ये सिक्रीशन करती है रेनिन का, ये सिक्रीशन करती है गैस्ट्रिक लाइपेज का, और ये तीनों ही स्टमक के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करने का रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए जो फंडिक पार्ट हुआ करता है ये फंडिक पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट हुआ करता है। तीसरे टाइप की जो सेल्स यहां प्रेजेंट हुआ करती है, पहली कौन सी थी? म्यूकस सेल, म्यूकस नेक सेल। दूसरी चीफ और जाइमोजन सेल। तीसरी जो हुआ करती है वो कहलाती है पैराइटल सेल, जिनका दूसरा नाम होता है ऑक्जेंटिक सेल। ये पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स जो हुआ करती है ये HCl का सिक्रीशन करती है, और HCl के साथ साथ ये इंट्रिंसिक फैक्टर का भी सिक्रीशन करती है। तो HCl आपको पता है स्टमक के अंदर जो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने का रोल प्ले करता है, कौन करता है? HCl करता है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज भी बता देता हूं कि जो पेप्सिन और रेनिन हार्मोन हुआ करते हैं ये एक्चुअल में जब स्टमक से सिक्रेट हुआ करते हैं तब अपने इनएक्टिव स्टेज में हुआ करते हैं। पेप्सिन की जो इनएक्टिव स्टेज हुआ करती है वो हुआ करती है पेप्सिनोजन। तो ये पेप्सिनोजन के फॉर्म में एक्चुअल में सिक्रेट होते हैं, जो कि इनकी कौन सी स्टेज होती है? इनएक्टिव स्टेज हुआ करती है। और ये HCl के कारण यानी कि एसिडिक मीडियम के कारण ही अपनी एक्टिव स्टेज यानी कि पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हुआ करते हैं। तो यहां पर एंजाइम एक्टिवेशन यानी कि एंजाइम को एक्टिवेट करने का रोल ये भी कौन प्ले करता है? HCl प्ले करता है। ओके, तो इसलिए HCl का भी एक इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता है, और ये HCl जो है वो सिक्रीट हुआ करता है किससे? पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल से। साथ ही मैंने आपको एक और बताया कि पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स जो हुआ करती है ये इंट्रिंसिक फैक्टर का भी सिक्रीशन करती है।
इंट्रिंसिक फैक्टर क्या रोल प्ले करता है? इंट्रिंसिक फैक्टर जो हुआ करता है ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है? विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखते हैं अपन तीसरे टाइप की ग्लैंड्स। पहली ग्लैंड देखी थी अपन ने कार्डिक ग्लैंड्स, दूसरी अपन ने देखी है फंडिक ग्लैंड। अब तीसरी जो ग्लैंड हमारे पास आती है वो कहलाती है पाइलोरिक ग्लैंड। तो थर्ड ग्लैंड कौन सी हमारे पास? पाइलोरिक ग्लैंड। तो पाइलोरिक ग्लैंड जो हुआ करती है ये कहां प्रेजेंट होगी? स्टमक के पाइलोरिक पार्ट के अंदर प्रेजेंट होगी। तो स्टमक के पाइलोरिक पार्ट के अंदर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है वो क्या कहलाती है? पाइलोरिक ग्लैंड्स कहलाती है। अब ग्लैंड्स के टाइप को अगर अपन देखें तो अपन ने देखा था कि जो कार्डिक ग्लैंड्स थी वो एकल नलिकाकार थी, फंडिक ग्लैंड जो थी वो जटिल नलिकाकार थी। ये जो पाइलोरिक ग्लैंड्स हुआ करती है ये जटिल कुंडलित नलिकाकार प्रकार की हुआ करती है। तो ये जटिल भी है, कुंडलित भी है और नलिकाकार प्रकार की भी हुआ करती है। तो ये पाइलोरिक ग्लैंड सेल्स जो पाइलोरिक ग्लैंड जो हुआ करती है जटिल कुंडलित नलिकाकार प्रकार की हुआ करती है। अगर इनके अंदर कोशिकाओं के प्रकार को देखें तो इनमें जो कोशिकाओं का प्रकार हुआ करता है वो स्तंभाकार प्रकार का हुआ करता है, यानी कि इसमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो कौन से प्रकार की हुआ करती है? कॉलमनर टाइप की, यानी कि कॉलमनर सेल्स हुआ करती है। इनके अगर फंक्शन को अगर अपन देखें तो इनका जो फंक्शन हुआ करता है ये एक तो सिक्रीशन करती है किसका? म्यूकस का, और साथ ही ये सिक्रीशन करती है किसका? पेप्सिन का भी। तो पेप्सिन और म्यूकस सिक्रीशन जो है वो किसका रोल हुआ करता है? पाइलोरिक ग्लैंड्स का रोल हुआ करता है। पेप्सिन का मेन जो प्रोडक्शन हुआ करता है वो चीफ जाइमोदल सेल्स करती है, परंतु पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जिसका सिक्रीशन पूरे स्टमक के द्वारा हुआ करता है, यानी कि कार्डिक पार्ट भी थोड़ी बहुत मात्रा के अंदर, फंडिक पार्ट सबसे ज्यादा मात्रा में और पाइलोरिक पार्ट जो हुआ करता है थोड़ी बहुत मात्रा में पेप्सिन का सिक्रीशन करा करता है। और मैंने आपको बताया था पेप्सिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म के अंदर सिक्रीट हुआ करता है, पेप्सिनोजन के रूप में सिक्रीट हुआ करता है, HCl के कारण अपनी एक्टिव स्टेज के अंदर आता है जिसको हम पेप्सिन बोलते हैं। इसी प्रकार से रेनिन जो हुआ करता है ये भी प्रोरेनिन के रूप में सिक्रीट हुआ करता है जो कि इनएक्टिव एंजाइम हुआ करता है, और ये भी HCl के कारण ही अपनी एक्टिव स्टेज यानी कि रेनिन के अंदर सिक्रीट हुआ करता है। ओके, तो रेनिन जो है वो सिक्रीट होता है किससे? चीफ जाइमोदल सेल से, जो कि फंडिक ग्लैंड्स के अंदर पाई जाने वाली सेल्स का एक स्पेसिफिक